नमस्ते बच्चों। लास्ट लेक्चर में हमने पूरक पठन खुला आकाश का कुंवर नारायण जी द्वारा लिखा गया उनके डायरियों के कुछ अंशों का अध्ययन किया और उसी से कुछ अंश का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आज हम उन्होंने जो गिने चुने डायरियों के अंश है उनको लेकर हमें कुछ न कुछ देने की कोशिश की है और कुछ सार्थकता पूर्ण गुणों का वर्णन भी यहाँ उन्होंने दिया है जो कि हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। हम दैनंदिन जीवन जब जीते हैं यानी हर रोज हमें जो कुछ भी आवश्यकताएं लगती है उनके कुछ महत्वपूर्ण गुण हम हर एक में होना आवश्यक है और इन्हीं गुणों को लेकर कुछ गुणों का वर्णन हर एक डायरी के अंश में उन्होंने देने की कोशिश की है और उससे कुछ अंशों का पठन करके मैं आज आपको उसका स्पष्टीकरण कराने वाली हूँ। तो इस प्रकार हम पन्ना क्रमांक 28 का पठन करते हुए सुनेंगे। तो बच्चों ध्यान से सुनो। आज का डायरी का अंश जो है 12 नवंबर 1998 को लिखा गया है और उसका शीर्षक है जाने खुद को। तो जाने खुद को इसके बारे में वे इस अंश में हमें क्या बताना चाहते हैं हम देखेंगे। बिल्कुल चुपचाप बैठकर सिर्फ अपने बारे में सोचें। कोशिश करें कि दूसरे या सब कहीं भी उस आत्मचिंतन के बीच में ना आए। इससे दो फायदे होंगे। एक तो हम अपने को जान सकेंगे कि हम स्वयं क्या है। जो दूसरों के बारे में सब कुछ जानने का दंभ रखते हैं, दूसरे हमारे उस हस्तक्षेप से दूसरों की रक्षा होगी जिससे प्रतिक्षण मौजूद रहते वे अपने बारे में ना तो संतुलित ढंग से सोच पाते हैं न सक्रिय हो पाते हैं। दूसरों की सोच समझ में भी उतना ही भरोसा रखें जिनमें हमें अपनी सोच समझ में है। हर एक के प्रति हमारे मन में सहज सकारात्मक स्वीकृति का भाव होना चाहिए। दूसरा अन्य नहीं, अंतमय है, हमारे ही प्रतिरूप, हमसे अलग या भिन्न नहीं। तो देखो बच्चों, यानी इस जाने खुद को जो इन्होंने डायरी का अंश लिखकर दिया है उसका अर्थ क्या है, लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं। तो इस प्रकार वे हमें बताना चाहते हैं कि आत्मचिंतन यानी स्वयं के विषय में चिंतन करना, मैं कौन हूँ कैसा हूँ इसके बारे में सोचना। आत्मचिंतन का बच्चों अर्थ है कि किसी कार्य करने या होने के बाद उसे करने के लिए अपनाई गई क्रिया और उसका विश्लेषण, इसे कहते हैं आत्मचिंतन। और इस आत्मचिंतन से हमारे कौन से फायदे होते हैं। तो आत्मचिंतन से हमें हमारे गलतियों का एहसास होता है। इन गलतियों को सुधारने की कोशिश हम करते हैं। तो गलतियों को सुधारने का फायदा हमें इस आत्मचिंतन के द्वारा जरूर होता है, ऐसा लेखक हमें बताते हैं। यानी दूसरा कोई हमें हमारी गलतियों के बारे में सिखाए इसके बिना हमने खुद ही उसके ऊपर विचार करना आवश्यक है, ऐसा भी वे कहते हैं। इससे हम ज्यादा सीख सकते हैं, ऐसा भी वे हमें कहते हैं। तो बच्चों, स्वाध्याय यानी अपना स्वाध्याय करना, खुद का परीक्षण करना, खुद का स्टडी करना, मैं कैसा हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, इसके बारे में खुद ने ही सोचना इसे कहा गया है आत्मचिंतन। यानी आत्मचिंतन के द्वारा हम सब कुछ सीख सकते हैं और इस प्रक्रिया में हम शांत भाव से बैठकर किसी समस्या या मुद्दों का
विचार भी कर सकते हैं। कोई समस्या हमें सता रही है तो उसके ऊपर शांत बैठकर सोचना, यही उपाय लेखक ने हमें बताया है। देखो बच्चों, तुम छात्र हो और छात्र जीवन में तो इसकी और अधिक आवश्यकता है। यानी छात्र यानी विद्यार्थी दशा तुम्हारी है। इसमें आत्मचिंतन यह विषय जो है तुम्हारे लिए आवश्यक है, ऐसा उन्होंने बताया है। यानी अपनी क्षमताओं की ओर ध्यान देने की जरूरत है। तुम छात्र हो, तुम्हारी क्षमता कौन सी है, तुम क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, इसके बारे में यह पैराग्राफ है। और उस विषय की अच्छी तरह से हम जान पहचान कर सकते हैं और हम उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या कर सकते हैं, हमारा लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं। यानी हमें कौन सा लक्ष्य हमारे कब्जे में करना है, यानी क्या प्राप्त करना है, इसका विचार हम आत्मचिंतन में ही कर सकते हैं। और प्राप्त करने के लिए इसलिए उन्होंने पहले ही बताया कि आत्मचिंतन करें, स्वयं को जाने और फिर लक्ष्य प्राप्ति का प्रयास करें। लक्ष्य प्राप्त करना है तो पहले हमें आत्मचिंतन करना आवश्यक है, ऐसा इस डायरी का अंश हमें सीख देता है। तो इस प्रकार यह डायरी का अंश यानी जाने खुद को जानना है, आत्मचिंतन करना है, आगे बढ़ना है तो खुद के बारे में सोचना है। लोग क्या कहेंगे इसके बारे में नहीं, मुझे क्या करना है इसकी खोज हमें करना है। इसी प्रकार डायरी का दूसरा अंश हमें क्या बताता है कि डायरी का जो दूसरा अंश है कि सिर्फ मनुष्य होते, उसका विषय है सिर्फ मनुष्य होते। देखो बच्चों, दूसरा जो अंश हमें दिया है डायरी का, तो उसमें उन्होंने 7 अगस्त 1999 को लिखा है। और इस अंश में वे हमें क्या बताना चाहते हैं कि मनुष्य सिर्फ मनुष्य होते, यानी मनुष्य के बारे में उन्होंने कुछ बताने की कोशिश की है। कुछ लोग सोचते होंगे कि आखिर यह क्यों होता है, कैसे होता है कि आदमियों में ही कुछ आदमी बाघ, भेड़िए, लकड़बग्घे, तेंदुए, बिच्छू, गोजर वगैरह की तरह होते हैं और कुछ आदमी गाय, बकरी, भेड़, तितली वगैरह की तरह। ऐसा क्यों नहीं होता है कि जिस तरह सारे बाघ केवल बाघ होते और कुछ नहीं, और या जैसे सारी गाय केवल गाय होती और कुछ नहीं, उसी तरह सारे मनुष्य केवल मनुष्य होते और कुछ नहीं। देखो बच्चों, लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि मनुष्य की प्रवृत्ति किस प्रकार है। मनुष्य केवल मनुष्य नहीं है, मनुष्य की प्रवृत्तियां परिस्थिति के अनुरूप बदलती रहती है। कभी कभी मनुष्य जानवर भी बन जाता है, जैसे कि यहाँ जानवरों के नाम दिए हैं कि वहाँ बाघ है, भेड़िया है, वे कैसे हिंस्र पशु है, यानी उन्हें कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, प्रतिकार करने के लिए अपनी ताकत दिखानी पड़ती है। यानी वह दूसरों के बारे में सोचता ही नहीं, अपना पेट भरना यही सोचता है। मनुष्य की प्रवृत्ति कभी कभी इसी प्रकार की हो जाती है, यानी मनुष्य कभी कभी जानवर बन जाता है। कभी वह जानवर बनते हुए, जानवरों में भी प्रकार है बच्चों। जानवर किस प्रकार होते हैं, कोई शांत है, कोई हिंस्र है, यानी आक्रामक बन जाते हैं, कोई शांत रहते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य की प्रवृत्ति का अंदाजा दिया गया है। तो लेखक हमें बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि गाय केवल गाय ही होती, बाघ केवल बाघ ही होता और कुछ नहीं। वैसा ही वे हमें बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता कि मनुष्य केवल मनुष्य ही रहे और कुछ नहीं, यानी मनुष्य ने मनुष्य के जैसा ही व्यवहार करना चाहिए, ऐसा वे हमें बताना चाहते हैं। नेक्स्ट,
लुका छिपाकर जीना, यानी 4 जनवरी 2001 को उन्होंने लिखा है लुका छिपाकर जीना। यानी जीवन जीते समय वो किस प्रकार जीना चाहिए वे हमें समझाते हैं। सुनो, मुझे जीवन को सहज और खुले ढंग से जीना पसंद है। चीजों को लुका छिपाकर, बातों और व्यवहारों को रचा बसाकर जीना सख्त नापसंद है। वह चारित्रिक बेईमानी है जिसे हम व्यवहार कुशलता का नाम देते हैं। इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है कि कई लोग हमारी असलियत को न जान जाए। आखिर वो असलियत इतनी गंदी और धूर्त क्यों हो सके कि उसे छिपाना जरूरी लगे। यानी असलियत असलियत है, यानी लुका छिपा कर जीना लोग क्यों पसंद करते हैं, तो उसके बारे में वे हमें समझाते हैं कि किस प्रकार हमें हमारा जीवन जीना है। यानी जीवन जीते समय उसे असलियत को छिपाने की कुछ जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की वृत्ति ही वैसी रहती है कि असलियत को छिपाकर जो नहीं है वह सामने लाने की कोशिश करते हैं। और उदाहरण के तौर पर मैं दे सकूंगी कि चोर है, चोर चोरी करता है और वह समझता है कि किसी ने मुझे देखा ही नहीं, लेकिन बच्चों बड़े दिनों के बाद खोज हो ही जाती है और असलियत सामने आ ही जाती है। यानी असलियत इस प्रकार की चीज है कि वह छुपकर कभी भी रहती नहीं। यानी असलियत को छिपाकर हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। तो इस प्रकार यह लुका छिपा कर जीना, यानी लेखक कहते हैं कि मुझे जीवन जो जीना है वह खुले ढंग से जीना पसंद है। हमारा भी जीवन हमें ऐसा ही जीना चाहिए, खुले ढंग से। यानी सब कुछ है, उसे हम किस प्रकार प्राप्त कर सकेंगे इसकी ओर हमें ध्यान देना है। और चीजों को यानी बातों को, व्यवहार को रचा बसा कर जीना सख्त नापसंद है। रचा बसा कर जीना जो प्राप्त है उससे भी बढ़कर कुछ करने की इच्छा होती है। यानी जो है उसमें शांति नहीं है। यानी जो प्राप्त करना है वो सहजता से हम लेने की कोशिश नहीं करते। तो बच्चों यह लेखक कहते हैं कि यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह हमारी चारित्रिक बेईमानी है। चारित्रिक यानी चरित्र से संबंधित हमारा वर्तन किस प्रकार है, यानी हम किस प्रकार की खोज करते हैं, यह हमारे चरित्र से संबंधित बातें। यानी हम हमारे खुद के साथ ही क्या करते हैं, बेईमानी करते हैं, ऐसा उनका कहना है। और जिसे हम क्या करते हैं, व्यवहार कुशलता का नाम सहजता से दे देते हैं। यानी यह व्यवहार है, हमारे चरित्र और जो प्राप्त करना है उनके बीच का यह व्यवहार है। यानी लुका छिपा कर जीना कोई अच्छी बात नहीं है। और इसके पीछे आत्मविश्वास की कमी झलकती है। यानी हम क्या दिखाते हैं कि हमारा हमारे खुद के ऊपर विश्वास, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं है। यानी हम जो करना चाहते हैं इससे हम विचलित हो जाते हैं। हमारे गुणों का संचय जो है, उन गुणों को सहजता से बाहर निकालने की कोशिश हम करते नहीं। यानी हमें जीवन जीते समय खुद के ऊपर आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है, ऐसा वे हमें समझाते हैं। और लोग हमारी असलियत को न जान जाए ऐसा भी हम समझते हैं। अरे जो है वो है, असलियत छिपा कर नहीं रहती। मैंने उदाहरण द्वारा आपको समझाया। यानी असलियत जो है वो असलियत ही है। यानी इसे बढ़ा चढ़ाकर बताने की कोशिश की तो इसके पीछे क्या कर देते हम, हमारा चारित्रिक हनन करते हैं, बेईमानी करते हैं। यानी खुद के गुणों को हम हमारे हाथों से दबाते हैं। यह बात नहीं होनी चाहिए। यानी आखिर यह असलियत इतनी गंदी और धूर्त यानी कपटी हो कि उसे छिपाना जरूरी लगे। यानी हम खुद के ऊपर विश्वास नहीं करते। यानी हमारी असलियत कैसी है, कपटी है। हमारी असलियत कैसी है, गंदी है। यानी हम हमारे हाथों से ही
हमारे पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि लुका छिपा कर जीना लेखक कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है। उसके बाद वह दूसरा अंश देते हैं, वह है 23 जनवरी 2002 का, और उसका शीर्षक है कि जीने का अर्थ। जीने का अर्थ यानी जीवन कितना महत्वपूर्ण है, वह हमें बताना चाहते हैं कि जीवन का अर्थ क्या है। तो जीने का अर्थ में वे हमें क्या समझाना चाहते हैं देखेंगे। बुढ़ापे का केवल यही अर्थ नहीं कि जीवन के कुछ वर्ष बचे हैं। यह तथ्य तो जीवन के किसी खंड पर भी लागू हो सकता है। बचपन, यौवन, बुढ़ापा। खास बात है, जो भी वर्ष बचे हैं, जब तक जीवित और चैतन्य हो, जिंदगी को क्या अर्थ दे पाता हूँ या अपने लिए उससे क्या पाता हूँ, ऐसा कुछ जिसका सबके लिए कोई महत्व है। लगभग इसी अर्थ में मैं साहित्यिक चेष्टा और जीवन के चेष्टा को अपने लिए अविभाज्य पाता हूँ। 75 का हो रहा हूँ, यानी जीने के लिए अब कुछ ही वर्ष बचे हैं, लेकिन जीना बंद नहीं हो गया है। यह एहसास कि मृत्यु बहुत दूर नहीं है, उम्र के किसी भी मोड़ पर हो सकती है। ऐसा हुआ भी है मेरे साथ। तब हो या अब, यह सवाल अपनी जगह बना रहता है कि जीवन को किस तरह जिया जाए, सार्थकता से अपने लिए या दूसरों के लिए। यानी जीने का अर्थ क्या है। लेखक हमें क्या बताते हैं कि जीते समय हमें किस प्रकार जीवन जीना है, यानी जीवन की सार्थकता किस में है। तो वह स्पष्टता से हमें बताते हैं कि ईश्वर ने हमें एक बड़ी देन दी है। यह बड़ी देन कौन सी है बच्चों, कि मनुष्य को उन्होंने हमें मनुष्यता में बनाया है, यानी जानवर नहीं बनाया, मनुष्य को मनुष्य ही बनाया है। यानी यह हम ईश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानना चाहिए कि उसने हमें मनुष्य बनाया है। हमारा कर्तव्य है कि हर मानव जाति के लिए कुछ अच्छा कार्य करें। यानी इस जीवन में आए हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हमें कुछ न कुछ अच्छा कार्य जरूर करना है। और जितनी आयु है, जितना आयु उन्होंने हमें दिया है, वह समय हम अच्छे कार्यों के लिए करने में लगाए। यानी जीवन जब मिलता है वह अच्छे कार्य करने में लगाने चाहिए। हर दिन सोचना है कि मेरे हाथों से कौन सा अच्छा कार्य होगा। कुछ ऐसा काम करे जिससे समाज और देश का हित हो। यानी अच्छा कार्य किससे होता है, समाज के लिए भी अच्छा हो और हमारे लिए भी अच्छा हो। यानी कुछ लोग समय की बात करते हैं कि समय अब कम है, यानी मेरी उम्र हो चुकी है, लेकिन यदि कुछ करने की लगन हो तो समय के बारे में क्यों सोचना चाहिए। यानी कुछ अच्छा कार्य करना है तो हमें उम्र की तरफ नहीं देखना चाहिए, हमारी आयु कितनी बची है इसके बारे में हमें कभी भी सोचना नहीं। यानी लगन हो तो समय आड़े नहीं आता। यानी करने की इच्छा है तो हम समय के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। उदाहरण के लिए मैं बता सकती हूँ कि स्वामी विवेकानंद है 40 वर्ष की आयु से ही इस संसार से चले गए। यानी उम्र उनकी कितनी थी, सिर्फ 40 आयु। ईसा मसीह के बारे में अगर सोचा तो उनकी आयु कितनी थी, उन्होंने तो इतना कार्य किया, 30 वर्ष की आयु में वे इस संसार को छोड़कर चले गए हैं। और दूसरे उदाहरण दे सकती हूँ, रामानुज, रानी लक्ष्मीबाई, नेपोलियन, सिकंदर, बड़ी कम उम्र में उन्होंने कार्य करके दिखाए हैं और इस इतिहास में इनके नाम आज तक हम लेते हैं। यानी ऐसे महापुरुष स्त्रियां, महिलाएं या पुरुष हो चुके हैं तो हम इनकी तरफ देखना चाहिए। यानी सीमित समय में भी उन्होंने जितना अधिक से अधिक अच्छा हो वह कार्य उन्होंने किया है। यानी
कम समय था, लेकिन जितना भी कुछ करना है उन्होंने समय के बारे में सोचा नहीं, कार्य करते रहे। और उसका परिणाम क्या हो गया? वे हमें देश व समाज के कल्याण के लिए कुछ सकारात्मक अवश्य करना चाहिए, इसके बारे में भी बताकर चले गए। देखो बच्चों, जीने का अर्थ क्या है? यानी मेरी उम्र अब 70 साल की हो गई और मेरी आयु अब कम हो चुकी है, मेरी मृत्यु नजदीक आ रही है, इसके बारे में कभी भी सोचना नहीं। यानी उम्र कम है तो हमें कुछ नहीं प्राप्त होगा। यानी ऐसा करते समय हमें क्या करना है बच्चों? यानी कम उम्र है इसके बारे में सोचना नहीं। ज्यादा उम्र हो चुकी है, अब मैं ज्यादा दिन तक इस दुनिया में नहीं टिक सकता, यानी मेरी आयु अब खत्म होने वाली है, इसका सकारात्मक विचार करना चाहिए। निगेटिव हमें थोड़ा बाजू रखना है। जितना समय है उसका उपयोग, इस जीने का अर्थ इस अंश से वे हमें बताते हैं। उसके बाद उन्होंने 12 जून 2003 को भी कुछ तो भी लिख कर रखा है अपनी डायरी में, और वह रहने के बारे में देते हैं कि दिल्ली में रहना। यानी हर जगह पर जाने के बाद रहने की समस्या सबको पता है। यानी नई जगह पर गए तो रहने की समस्या यह हमारे सामने खड़ी होती है। हमें मकान ढूंढना पड़ता है, जगह अच्छी होनी चाहिए रहने के लिए, खाने पीने के लिए सब चीजें नजदीक होनी चाहिए, यानी सब हमें सोचना पड़ता है। देखो वे क्या कहते हैं, दिल्ली शहर में घर ढूंढ रहा हूँ। शहर जैसे एक बहुत बड़ी बस, सवारियों से लंदफंद हर वक्त चलायमान। दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरों में 2 पाँव टिकाकर किसी तरह लटक जाओ और लटके रहो उम्र भर। जिंदगी का मतलब बस इतना ही कि जब तक बन पड़े लटके रहो, फिर धीरे से कई भीड़ भाड़ में गिर जाओ। जीवन वैसा ही है, भीड़ भाड़ से भरा हुआ हमारा जीवन है। सहजता से ये जीवन किसी को भी प्राप्त नहीं होता, बड़ा संघर्ष इस जीवन में हमें करना पड़ता है। उदाहरण उन्होंने दिया कि दिल्ली में वे एक घर ढूंढना चाहते थे, लेकिन दिल्ली शहर अगर हमने देखा, वे बताते हैं कि शहर कैसा है, एक बहुत बड़ी बस है और सवारियां आती जाती है और सवारियों से लंदफंद यानी अव्यवस्थितता है। कहाँ से आती कहाँ जाती सवारियां, हर वक्त चलायमान। चलायमान यानी चंचल, सवारियां आने जाने में एक स्थिर एक जगह पर खड़ी नहीं रहती, वह चलायमान यानी चंचल रहती है। यानी दिल्ली में रहना कैसा है, वे बताते हैं कि दिल्ली में रहने का मतलब कहीं पायदान बराबर 2 कमरे, यानी इतनी कम जगह रहती है कि 2 पाँव से खड़े रहे उतनी ही जगह हमें प्राप्त होती है। और इस तरह लटके जाओ कि उस जगह पर हिलने डुलने की भी जगह नहीं है, और लटके रहो कैसा, उम्र भर। जीवन ही ऐसा है, जिंदगी दी है तो अंत आने तक इस धरती पर हमें टिक कर ही रहना है। यानी अंत कभी होगा इसका किसी को भी पता नहीं है। उम्र भर जितनी उम्र चलेगी हमारी सवारी, हमारी गाड़ी चलती रहेगी। यानी कहा जाता है कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। यह खिलौना है हमारा शरीर, हमारा देह जो है यह एक खिलौना है। भगवान ने हमारी चाबी जहाँ तक भर कर रखी है तब तक वह चलने वाला है। यानी हमारा कार्य इस धरती पर हमें करते रहना है, और धीरे धीरे क्या हो जाता है, कहीं भीड़ भाड़ में हम गिर जाते हैं, यानी हमारी आयु खत्म हो जाती है, अंत हो जाता है। इसके बारे में लेखक कहते हैं कम सोचना। जो समय है, पहले पैराग्राफ में दिया है, अंश में दिया है कि जो समय है उसका उचित उपयोग हमें करना है। उसके आगे दिया है बहाने निकालना।
यानी जो हम शौक से करना चाहते हैं उसके लिए रास्ते निकाल लेते हैं, जो नहीं करना चाहते उसके लिए बहाने निकाल लेते हैं। यानी सही बात है, जो करना है उसके लिए हम सहजता से वह बात नहीं कर पाते। यानी जो कार्य हमें करना है बच्चों, वह हमें किस प्रकार करना है। जिन कामों का या चीजों का हमें शौक होता है, जिससे हमारी रुचि होती है, उसके लिए हम समय, सुविधा सब निकाल लेते हैं। यानी जो हमारी इच्छा से हम करना चाहते हैं उसके लिए हम बहाना ढूंढते नहीं, हम करते ही चले जाते हैं। रुचि सफलता की वाहक है। यानी रुचि होना, इच्छा होना, यह सफलता की वाहक है। यानी सफलता का कार्य रुचि द्वारा ही होता है। हम सभी इस रुचि के कामों में करते समय उसमें डूब जाते हैं, कार्य करते रहते हैं और उस समय में हम डूब जाते हैं और उसी का परिणाम क्या होता है, हमें सफलता प्राप्त होती है। शिक्षा काल में जिस विषय में हम रुचि लेते हैं, यानी जैसा ही हम पढ़ते जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल तुम अब 9 से लेकर 10th में जाओगे, जिस विषय में तुमने अच्छे कार्य किए उस विषय का अच्छे गुण तुम्हें जरूर प्राप्त होने वाले हैं। यानी उस विषय में तुम्हें रुचि थी, इसलिए तुम्हें अच्छे गुण इस विषय में प्राप्त हो चुके हैं। यानी उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगी कि व्यायाम करना है, व्यायाम करने के बाद तुम अच्छे रनर भी बन सकते हो। यानी हर दिन उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यानी कार्य करना है इस जीवन में तो हमें उसमें रुचि लेना भी आवश्यक है। सफलता प्राप्त करने के लिए रुचि की होना आवश्यक है। किसी भी काम में सफलता प्राप्त करने के लिए वह परम आवश्यक है। उस समय हम सफलता प्राप्त करते लेकिन रुचि नहीं है तो सफलता सहजता से प्राप्त नहीं हो सकती। उसे करने के लिए हमें अपनी सारी ऊर्जा लगानी पड़ती है। यानी बड़ी ताकत से वो कार्य हमें करना पड़ता है। न दिन देखते हैं न रात, यानी हम कष्ट करते रहते हैं, कार्य करते रहते हैं। थकान शब्द तो मानो हमारे शब्दकोश में कहीं भी नहीं है। यानी हमारा शब्दकोश हम किस प्रकार बना सकते हैं कि नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं होना चाहिए। यानी उस समय हमें कार्य करते ही चले जाना आवश्यक है, ऐसा वे बताते हैं। आगे चलकर वे हमें बताते हैं कि कार्य करते समय बहस दूसरों से नहीं अपने से करनी चाहिए और सच्चाई हाथ लगती है। दूसरों को सिर्फ सुनना चाहिए, दूसरों से बहस से केवल झगड़ा हाथ लगता है। सही है। यानी दूसरों के साथ बहस करते चले गए तो हम दोनों का जरूर झगड़ा हो जाएगा। यानी बहस किससे करना है, खुद से। आत्मचिंतन किसका करना है, अपने खुद का। यानी उस समय उन्होंने कहा है कि खुद से बहस करने के बाद हमारे हाथ में क्या लगती है, सच्चाई। सच हमारे सामने जल्दी ही आ जाता है। यानी हम कार्य करते समय सच्चाई को जल्दी हासिल करते हैं। तो सच्चाई हाथ आने के लिए खुद से बहस करना सीखो। वाद विवाद जो करना है खुद से यानी स्वयं से करो, दूसरों से नहीं। दूसरों से अगर हमने वाद विवाद किया तो इसमें हमारा नुकसान हो जाता है, हमारा कुछ भी फायदा होता नहीं। तो हमारे हाथ में क्या आता है, झगड़ा ही आता है, अपशब्द ही आते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि अपने से बहस करो। और अंत में एक अंश उन्होंने दिया है कि चीजों की गुलामी, मनुष्य गुलाम है। और किन चीजों का वो गुलाम है, देखो यह डायरी का पन्ना लिखते समय 30 सितंबर 2010 में इन्होंने यह लिखा है कि चीजों की गुलामी। कुछ दिनों पहले एक कंप्यूटर ने मुझे 40,000 रुपए में खरीदा है। आजकल उसकी गुलामी में हूँ।
उसके नखरों से सिर झुकाकर झेलने में ही अपना कल्याण देख रहा हूँ। उसका वादा है कि एक दिन वह मुझे लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा। फिलहाल उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। इसके तो देखो पहले पैराग्राफ में उन्होंने दिया कि हम गुलाम किस प्रकार बनते हैं। उदाहरण के तौर पर उन्होंने दिया कि एक कंप्यूटर उन्होंने खरीदा है, यानी मशीन के हम गुलाम हो चुके। जैसा बटन क्लिक करेंगे वैसा इंफॉर्मेशन आता चला जाएगा, हम करते रहेंगे। किसके गुलाम हो गए? उस कंप्यूटर को। यानी लेखक हमें बताते हैं कि कुछ दिन पहले मैंने 40,000 रुपए देकर उस कंप्यूटर को खरीदा है और अब मैं उसका गुलाम होकर बैठा हूँ। यानी मनुष्य किस प्रकार खुद गुलाम बन जाता है, इसका यह अच्छा उदाहरण है। जो भी चीजें हमारे लिए उसके हम गुलाम हो जाते हैं। अगर कोई चीज हमें अच्छी लगती है उसके पीछे हम भागना शुरू कर देते हैं। दूसरा उसने उन्होंने दिया कि वह धीरे धीरे क्या करने लगता है, उसके नखरों को सिर झुकाकर हमें झेलना पड़ता है। नखरे करता है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है, उसमें कुछ भी चेंजेस होते रहते हैं, उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। और अपना कल्याण आज मैं देख रहा हूँ कि हमें देखना है हमारा कल्याण किस में है। हमें गुलामी पसंद है या आजादी, यह खुद हमें ही सोचना है। और लिखने पढ़ने की पूरी आजादी देगा वह। जितना हम प्राप्त कर सकेंगे उससे, जितना हमें लेना है उस कंप्यूटर से हम ले ही सकते हैं। लेकिन इतना ही नहीं कि हम 2400 घंटे उसके ही पीछे लगे रहे। यानी हमें खुद के बुद्धि का भी उपयोग करना है, यानी उसकी सहायता हमें लेना है और अपना भी थोड़ा सा उसमें सहभाग होना आवश्यक है। फिलहाल यानी अभी उसकी एकनिष्ठ सेवा में ही मेरा उज्जवल भविष्य है। यानी जो कुछ भी नया नया तरीकों का उपयोग होता चला जा रहा है, हमें उसके पीछे भागना ही पड़ रहा है। जो भी कुछ नया चेंज हो जाता है हमें ढूंढना ही पड़ता है, क्योंकि वह हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। इसके लिए आजकल हम इस मशीन के ही क्या हो गए हैं, गुलाम बन चुके हैं। दूसरा उदाहरण में हमें देते हैं कि इसके पहले एक मोटर मुझे भारी दामों में खरीद चुकी है। उसकी सेवा में भी दरअसल चीजों का एक पूरा परिवार है जिसकी सेवा में हूँ। आदमी का स्वभाव नहीं बदलता या बहुत कम बदलता है। गुलामी करना करवाना उसके स्वभाव में है, सिर्फ तरीके बदले हैं, गुलामी की प्रवृत्ति नहीं। हजारों साल पहले एक आदमी मालिक होता था और उसके दर्जनों गुलाम होते थे। अब हर चीज के दर्जनों गुलाम है। बराबर है, सही है। लेखक हमें बताना चाहते हैं कि हम किस प्रकार गुलाम बनते चले जा रहे हैं। यानी उदाहरण दिया उन्होंने कि एक मोटर उन्होंने भारी दामों में यानी बहुत सारे पैसे देकर खरीदी है। आज की स्थिति किस प्रकार है? पुराने जमाने में कैसा था? राजा था और उसकी प्रजा उसकी बात सुनती थी। आज क्या है? आज हर व्यक्ति खुद को राजा समझ रहा है और सबको अपने वश में लेने की कोशिश कर रहा है। यानी मनुष्य की प्रवृत्ति बदल चुकी है और सिर्फ तरीके बदले हैं, उसका स्वभाव बदला है, लेकिन यह गुलामी की प्रवृत्ति उसने बदली नहीं है। वह गुलाम बनता ही चला जा रहा है। और इससे क्या प्राप्त होता है? उदाहरण दिया कि पहले एक आदमी मालिक होता था और दर्जनों यानी हजारों लोग उसके गुलाम होते थे। आज क्या हो चुका है? आज की स्थिति है कि एक चीज के दर्जनों गुलाम। एक चीज इसके पास देखी, मुझे भी चाहिए, वह भी लेने के लिए भागता है। उसके पास वह है, वह भी मुझे लेना है। यानी हर एक चीज के पीछे हम भागते दौड़ते चले जा रहे हैं। हमारी जिंदगी का क्या अर्थ है?
यानी लेखक हमें इतना ही बताते हैं कि हम चीजों के गुलाम हो चुके हैं। तो देखो बच्चों, डायरी का हर एक पन्ना हमें कुछ ना कुछ सीख अवश्य देता है। यानी हर एक डायरी के पन्ने में, हर एक लाइन में लेखक हमें कुछ ना कुछ संदेश जरूर देते हैं। इतने भी अंश हमने देखे हैं, उन्हें जो लगा, हर दिन उन्होंने जो अनुभव किया, वह अनुभव वे हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। अपने पास उन्होंने नहीं रखा, उसका उपयोग दूसरों के लिए भी हो जाए, इसके बारे में उन्होंने सोचा है। और हमें बहुत सारा ज्ञान इस खुले आकाश, इस डायरी के पन्नों से, हर एक दिनचर्या से उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो देखो बच्चों, यह खुला आकाश मैंने आपको समझाया। एक बार ठीक से पठन करो और जो कुछ भी हमें लेना है, जो कुछ भी गुण वह हमें अच्छा लगेगा, उसका अनुकरण भी हमें करना है। तो इस प्रकार यह पाठ पूरक पठन मैंने आपको समझाया है। इस पूरक पठन के कृति पत्रिका से प्रश्नों के उत्तर जरूर लिखना। बच्चों, हर दिन जो कुछ भी बताया जाता है वह उसका पालन अवश्य करो और इस प्रकार लिखते चले जाओ कि वह बात तुम्हारे ध्यान में रहे। यानी ध्यान से लिखो, ध्यान से पढ़ो। इस प्रकार इस पाठ का पूरक पठन का प्रश्नों के उत्तर का लेखन भी करना आवश्यक है। और दूसरी बात बच्चों, शुद्ध लेखन न भूलना, यह तुम्हारे लेखन कार्य में बहुत उपयोगी है। तो इस प्रकार यह पाठ मैं आपके सामने प्रस्तुत करके विराम लेती हूँ। धन्यवाद।